उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल भी है, उनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और अगर हम सिलेबस को देखेंगे इनका फेडरल टेक्स्ट बुक, उसमें पहला टॉपिक ही यही है बेटा। देखो इसका जो पहला टॉपिक है वो यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज हैं उनका बेटा जो पहला टॉपिक है ना वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। वो ही इसको पहले डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि पहले हमने तो वही स्टार्ट किया था कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक करेक्टर बॉन्ड एनर्जी। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाए थे कि आप लोगों का थोड़ा जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डीप में आ जाता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब देखो ल्यूइस की थ्योरी जो कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। मगर ये थ्योरी जो है मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब नहीं करती है, ये ज्योमेट्री को डिस्क्राइब नहीं करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं करती है। बेटा देखो जो थ्योरी है ल्यूइस की थ्योरी, वो मॉलिक्यूल के शेप को डिस्क्राइब नहीं करती, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं करेगी, ठीक है, इन चीजों को डिस्क्राइब नहीं करती है। इसलिए उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई हैं कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरीज के अंदर, जिसके अंदर वीबीटी आ जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी आ जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थ्योरीज कहती हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं। अच्छा, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे? बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल वही आपस में ओवरलैप हो सकते हैं जिनके अंदर जो हाफ फील्ड हो। जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं। जो हाफ फील्ड है, जो कंप्लीटली फील्ड है, उनमें इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी। वो बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वही ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एस एस की ओवरलैपिंग हो गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, एक हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल है वो भी हाफ फील्ड है, दूसरे हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल है वो भी हाफ फील्ड है, एस एस ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग लीनियर है, अगर ओवरलैपिंग लीनियर हो रही है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, अगर एस पी ओवरलैपिंग है, एक एस ऑर्बिटल है दूसरा पी ऑर्बिटल है, बेटा एक एस ऑर्बिटल हो, जैसे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, तो sp ओवरलैपिंग होगी। अच्छा, हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो 1s1 है, और जो फ्लोरीन है उसका वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो p में जाते हैं, 2p5 है, तो उसमें px भी फील्ड होगा, py भी फील्ड होगा, और pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी बॉन्ड बनाएगा s के साथ, sp ओवरलैपिंग होगी और ये लीनियर ओवरलैपिंग होगी और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। चलो मैं आगे आपको बता दूंगा, वैसे आपको ब्रीफली बता रहा था ये। अच्छा, उसके बाद फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है F2 में pp ओवरलैपिंग होती है बेटा, p ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप होता है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप हो, s p के साथ ओवरलैप हो या p के साथ ओवरलैप हो, अगर उनकी ओवरलैपिंग लीनियर है तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। डायरेक्टली कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, पाई बॉन्ड बनता है pp ओवरलैपिंग से। बेटा पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बनेगा उस सूरत में जब सिग्मा बॉन्ड पहले बन चुका हो, पीपी ओवरलैपिंग से पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है। और दूसरी बात यह कि पाई बॉन्ड तब बनेगा जब पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी के 2 ऑर्बिटल जो होंगे हाफ फील्ड होंगे, जैसे ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन के पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ऑर्बिटल उसके हाफ फील्ड है। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा लीनियर ओवरलैपिंग से, तो दूसरा हाफ ऑर्बिटल जो होता है ना इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वो पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन में क्योंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, px भी हाफ फील्ड है, py भी हाफ फील्ड है, pz भी हाफ फील्ड है। जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप होगा तो एक नाइट्रोजन का px दूसरे नाइट्रोजन के px के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी py के साथ पाई बॉन्ड।
पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बनेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। चलो हम ये आगे पढ़ना है हमने, आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है बेटा, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का नया कंसेप्ट है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। अब आते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा मॉलिक्यूल का शेप, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है बेटा, जो पहला टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ये आपको बताएगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल है, ठीक है, ये आपको बताएगा किसके बारे में, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। जो मॉलिक्यूल का शेप है कि भाई मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर ट्राइगोनल होगा, मॉलिक्यूलर का शेप टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, एंगुलर बेंट होगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। ये बेटा पता चलता है किससे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल से। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल से इन चीजों का पता चलता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं एक्चुअली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और जो पहला टॉपिक है वो यही है। तो बेटा मॉलिक्यूल का शेप देखो, मॉलिक्यूल का जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जो हम पढ़ते हैं सिंपली मॉलिक्यूल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल का शेप दो मॉडल पे एक्चुअली डिपेंड करता है। एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल पे, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल पे, हाइब्रिडेशन पे, वो भी हमने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन एसपी है तो लीनियर शेप होता है, sp2 है तो प्लेनर ट्राइगोनल शेप होता है। ठीक है, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, और sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो मतलब मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बेटा दो मॉडल पे डिपेंड करता है, एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल पे, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है सिंपल मॉलिक्यूल का शेप। ठीक है, तो जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, इसका जो कंसेप्ट है, एक तो बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, VSEPR, और ये दिया था 1940 के अंदर सिजविक और पाउल ने। ये कहा था कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल का शेप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे डिपेंड करता है। बेटा देखो ये अगर हम वाटर को ले लेते हैं, H2O को लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये लोन पेयर है दो, और ये दो बॉन्ड पेयर हैं। इधर देखो, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ओ सॉरी सॉरी, शेड पेयर या बॉन्ड पेयर, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये लोन पेयर। बेटा मॉलिक्यूल का जो शेप है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे डिपेंड करता है। देखो मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है किस पे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस होती हैं। लोन पेयर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड पेयर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन पे मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है। ठीक है, इनको कहते हैं एक्टिव स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या बोलेंगे हम,
एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है एक्टिव स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है और रिपल्शन पे मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है। अब इसकी बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल की पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहली पॉइंट ये है कि वैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल है उसके गिर्द जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पहली पॉइंट क्या है कि वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, ये सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में जो बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा फिर, इनकी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह अरेंज करें, लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को आपने अरेंज करना है इस तरह कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। पहली पॉइंट देखो बेटा, पहली पॉइंट ये है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम चार्जेस की वजह से, इसलिए उनको अरेंज करना है आपने इस तरीके से कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा, रिपल्शन कम से कम हो, इस तरह आपको अरेंज करना है। उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह आपने अरेंज करना है कि डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा, रिपल्शन कम से कम हो। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन एक जैसी नहीं होती बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करता है। बेटा देखो, लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। उसके बाद है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, उसके बाद है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। बेटा ये लोन पेयर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, इसका मतलब है लोन पेयर के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिपल्शन किसके दरमियान है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान। तो बेटा ये देखो, ये लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और कम से कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। तो ये रिपल्शन का ऑर्डर है। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर रिपल्शन है, ये रिपल्शन का बेटा ऑर्डर है इनका आपस में कि किस तरह एक दूसरे को रिपेल करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये इनका रिपल्शन का ऑर्डर है, लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, उसके बाद कम से कम जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर की है। तो उनको इस तरह अरेंज करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गई। लोन पेयर ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है बेटा, जो लोन पेयर ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब लोन पेयर वाला ऑर्बिटल जो होता है साइज में बिगर होता है, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल साइज में लार्जर होता है बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल से। क्यों? इसलिए कि लोन पेयर का जो ऑर्बिटल होता है उसको सिर्फ एक न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करता है बेटा, जो लोन पेयर है उसके ऑर्बिटल को सिर्फ एक ही न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करता है। अब जबकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस करते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए जो बॉन्ड पेयर होता है साइज में कम होता है, छोटा होता है, और जो लोन पेयर होता है वो साइज में बिगर होगा। तो लोन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है। लोन पेयर क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को और अपने पास ज्यादा स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब है लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। ठीक है, सेकंड। अच्छा, उसके बाद है पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं बेटा, जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से पाई बॉन्ड जो बनाते हैं उनको हम एक्टिव सेट नहीं मानते, मतलब पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में काउंट नहीं होते या एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होते हैं। मैं आगे आपको समझा दूंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स को किस तरह एक्टिव सेट नहीं माना जाता। तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो पाई बॉन्ड हो या एक पाई बॉन्ड हो, उनको एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं किया जाता। अगर आपको कहा जाता है कि इसके अंदर एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट नहीं करेंगे एक्टिव सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में।
क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूल के शेप में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है जितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जितना लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वो आगे आपको समझा दूंगा जब एग्जांपल आएगी पाई बॉन्ड की, तो आपको बता दूंगा कि देखो पाई बॉन्ड किस तरह एक्टिव स्टेट के हिसाब से हिस्सा नहीं ले रहा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मॉलिक्यूल का शेप, आते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से बेटा, जिनके स्टार्ट करते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। मतलब सेंट्रल एटम है जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब देखो, तो पहले आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स पे। बेटा जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एंगल 180 की होती है, और एक्टिव स्टेट कितने होते हैं? टू एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास 2 एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के होंगे बेटा, उनका शेप लीनियर होगा, एंगल 180 की होगी। अब उनमें आ जाता है BeCl2, उनमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें आता है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, NO2+, उनमें आता है C2H2 इथाइन। बेटा इन सब मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। या BeF2, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा, और एंगल 180 की एंगल होगी, और 2 एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। देखो Be को देख लो, Be बेरिलियम, बेरिलियम के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2, तो जो वैलेंस शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं बेरिलियम के पास। ठीक है, तो अब देखो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो बेरिलियम को क्या की दी जाती है? हीट दी जाती है। हीट देने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन से आगे प्रोमोट हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1, तो अनपेयर्ड 2 हो गए। बेटा ये एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम की, ये बेरिलियम की है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कि बेरिलियम को जब भी किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेरिलियम को हीट दी जाती है, और हीट देने से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है, किस में चला जाता है? आगे आगे स्लाइटली हाई एनर्जी में चला जाता है, जिसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये बेटा एक्साइटेड स्टेट है कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो अनपेयर्ड 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब आता है क्लोरीन, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 2 4 6 एक साथ। इधर भी देखो 2 हैं, 4 6 एक साथ। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। देखो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये इधर शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब बेरिलियम का शेल तो कंप्लीट हुआ नहीं, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। मगर देखो बेरिलियम के पास एक्टिव स्टेट कितने हैं? 2 हैं बेटा, 2 बॉन्ड पेयर हैं बेरिलियम के पास, 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये बेटा एक्टिव स्टेट हो गया, ये भी एक्टिव स्टेट हो गया, या बॉन्ड पेयर हो गया, और ये बॉन्ड पेयर हो गया। हाँ, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेशन मॉडल कहता है इन एक्टिव स्टेट को अपने अरेंज करना है।
आपने अरेंज करना इस तरह कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। बेटा ये दो बॉन्ड पेयर हैं, उनको आपने अरेंज ऐसे करना है कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल का पॉइंट है कि भाई जो सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर या लोन पेयर हो, उनको आपने अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन कम से कम हो। तो जो बेरियम क्लोराइड है तो Be, ठीक है, एक बॉन्ड यहां पे बनेगा क्लोरीन का और एक बॉन्ड यहां पे बन जाएगा क्लोरीन का, बस ये बेटा एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड, तो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको इनको अरेंज करना है, अरेंज करना है, देखो इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब देखो यहां से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, और एंगल कितने की बन रही है बेटा? 180 की एंगल बन रही है। एंगल कितने की बन रही है? 180 की एंगल बन रही है। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो याद कर लो, जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के गिर्द दो बॉन्ड पेयर हों तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? लीनियर होता है। ठीक है, अब आते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पहले बता देता हूं कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। बेटा इस तरह होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, पढ़कर आए थे पहले भी हम। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो डबल बॉन्ड्स हैं। हाँ, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो काउंट ही नहीं करते हम बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये पाई बॉन्ड है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं हम। क्योंकि अभी इसके अंदर पास्टर्स के अंदर है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्टिव स्टेट नहीं काउंट होते हैं, मॉलिक्यूल के शेप हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ सिग्मा। तो इसके पास कितने हो गए बेटा? एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दो एक्टिव स्टेट्स हैं इसके पास बेटा, टू एक्टिव स्टेट। इलेक्ट्रॉन अगर आपको पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव स्टेट कितने हैं? दो हैं जो शेप में हिस्सा लेते हैं बेटा, वो दोनों सिग्मा हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तो उसको कैसे रखेंगे? लीनियर रखेंगे, लाजिम बात है। पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते, पाई बॉन्ड एक्टिव स्टेट में काउंट होते ही नहीं है। तो लीनियर एंगल कितने की बनेगी? 180 की एंगल बनेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद NO2 के अंदर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गई है, NO2 में पॉजिटिव चार्ज आई है इस तरह, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। एक वो लूज कर देता है, बाकी बचेंगे 4। एक लूज कर देते हैं, बाकी बचेंगे 4। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। ठीक है, अब बताओ इसमें ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये काउंट ही नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड तो काउंट होगा भी नहीं, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट करते तो लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है इसका NO2 का। अब एसिड लाइन को देख लो, बेटा एसिड लाइन के अंदर देखो, ईथन के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बेटा 2 पाई बॉन्ड है, काउंट ही नहीं होंगे एक्टिव स्टेट आधा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इस कार्बन के पास एक्टिव स्टेट कितने हो गए? 2 हो गए, तो लीनियर होगा। बेटा ये कार्बन है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो इस सेंटर के पास कितने एक्टिव स्टेट हो गए? 2 हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास भी एक्टिव स्टेट 2 हो गए, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अगर आप एसिड लाइन के अंदर हर कार्बन के पास एक्टिव स्टेट पूछेंगे तो 2 होंगे बेटा, हर कार्बन के पास एक्टिव स्टेट 2 हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड, इसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। एंगल 180 की बनेगी, एंगल कितने की बनेगी? वो सबके अंदर 180 की एंगल बनती है। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स मैंने लिखवाए हैं जिनके पास 2 एक्टिव स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते, सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं। इस हिसाब से
इसके पास भी दो एक्टिव स्टेट हो जाएंगे, इसके पास भी दो एक्टिव स्टेट हो जाएंगे, तो लीनियर हो जाएगी स्ट्रक्चर। इस कार्बन के पास देखो दो एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हैं, तो लीनियर हो जाएगी। इसके पास दो एक्टिव स्टेट है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, तो लीनियर होगा। ठीक है, बाकी कार्बन डाइसल्फाइड में भी ऐसे स्ट्रक्चर है, लीनियर। ठीक है, और BeF2 में भी ऐसे ही होगा, लीनियर। एंगल क्या बनेगी, 180 की एंगल बन जाती है। तो ये है बेटा लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। ठीक है, अब आते हैं प्लेनर ट्राइगोनल। बेटा जिनका स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल होता है, ठीक है, इससे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल हो। अब उनमें BF3, BCl3, SO3, C2H4, C6H6। ठीक है, इन सब के देखोगे कार्बन के मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसके 3 कार्बन होंगे बेटा। एंगल 180 की एंगल बनेगी इनमें बेटा। इनमें जो एंगल बनती है 120 की एंगल बनती है 120 की एंगल बन जाती है इनके अंदर। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। और 3 एक्टिव स्टेट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के सेंट्रल एटम के गिर्द। अब देखो बोरान के पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। बोरान के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 3। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, क्योंकि उनको अपने अरेंज करना है इस तरीके से कि उनके डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। बेटा डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो, तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 एक्टिव स्टेट्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। उन 3 एक्टिव स्टेट्स को रखना है, अरेंज करना है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस बराबर हो, डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो, तो ट्राइगोनल फैशन में रखेंगे हमको। 3 कॉर्नर पे रखेंगे, 3 कोने पे रखेंगे हम, 3 पेयर है, 3 कोने पे रखेंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो जाएगी। अब आते हैं फ्लोरीन। यहां पे फ्लोरीन आएगा, कंप्लीट हो गया इसका शेल। यहां पे फ्लोरीन आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे फ्लोरीन आ जाता है, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बोरान के हिसाब से, कितने पेयर हो गए, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा। बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। अगर कोई आ जाए मॉलिक्यूल इनऑक्टेट, तो BeCl2 वाले मॉलिक्यूल भी BeCl2, BF2 और ये खुद भी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। मगर हमें देखना है कि बोरान के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे अरेंज करना है हमने, डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो, तो 3 पेयर्स को 3 कॉर्नर पे रखेंगे हम। जो 3 पेयर होंगे उनको 3 कॉर्नर पे रखेंगे, एंगल 120 की बन जाएगी और शेप बनेगी प्लेनर ट्राइगोनल बन जाएगी। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, बोरान, एक फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, और एक्टिव स्टेट कितने हो जाएंगे बेटा, 3 एक्टिव स्टेट्स हैं। ये एक्टिव स्टेट, ठीक, और बाकी ये भी एक्टिव स्टेट, ये भी एक्टिव स्टेट, तो 3 एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हैं बेटा, 3 एक्टिव स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के हैं, इसको एक्टिव स्टेट कहा जाता है। अच्छा, तो अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा। अब आ जाए इथीन पे।
इथीन या इथाइलिन, इसको देख लो आप लोग, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, इधर हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर पहले मैं समझा चुका हूँ कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर, कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर आपको मैंने समझाया इसका, ठीक है। अब देखो बेटा, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ये पाई बॉन्ड है, इसको काउंट ना करेंगे आप। तो इस कार्बन के एक्टिव स्टेट कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड वाला। बेटा देखो, इसका एक्टिव स्टेट ये हो गया, ये हो गया, और ये 3 एक्टिव स्टेट हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 एक्टिव स्टेट, इसका मतलब है हर कार्बन के 3 एक्टिव स्टेट्स हैं, तो ट्राइगोनल होगा। बेटा एक अकेले एटम के काउंट किए जाएंगे, ये सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है, सेंटर में ये भी है, ये भी है, तो इसके देखो एक एक्टिव स्टेट, ये दूसरा एक्टिव स्टेट, और ये सिग्मा बॉन्ड वाला तीसरा, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 और ये तीसरा बीच वाला दोनों का काउंट होगा। तो 3 एक्टिव स्टेट्स हैं, तो एंगल क्या होगी, 120 की एंगल होंगी, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा इथीन का, ठीक है। अब आते हैं बेंजीन के हिसाब से, बेंजीन को देख लो। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे। अब देखो हर कार्बन के 3 कार्बन है बेटा, हर कार्बन के कार्बन 3 है, इस कार्बन को काउंट करो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एक्टिव सेट 3 हो जाएंगे, पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते हम। इस कार्बन को देखो, 3 सेंटर हैं इसके, 3 कार्बन हैं, इस कार्बन के 3 कार्बन हो गए, 1 2 और तीसरा ये, हर कार्बन के 3 कार्बन हैं। इस कार्बन को काउंट करोगे बेटा, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये इसका तीसरा कार्बन हो गया, इसका मतलब है हर कार्बन के 3 कार्बन हैं, तो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब आते हैं SO3 पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, बाकी 2 पेयर्ड हैं। अच्छा, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, देखो यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इनकी, और सल्फर का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया उन्होंने, ये बेटा डबल बॉन्ड बनाया उन्होंने, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां जो ऑक्सीजन आएगी, यहां ऑक्सीजन, इसके साथ इसका बनेगा डेटिव बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सल्फर। यहां पे जो ऑक्सीजन आएगी उसको कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों ये, तो ये भी डेटिव बॉन्ड बना, यहां भी डेटिव बॉन्ड बन गया, और इधर बना डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। एसओ इधर बना लेते ऊपर बेटा, डबल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड को भी डबल बॉन्ड से शो किया जाए, या एरो से भी लिख दो भले, या एरो लगा दो, या ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और डेटिव बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी शो किया जाता है, क्योंकि डेटिव बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब बताओ कार्नर कितने हो गए बेटा, 3 कार्नर हो गए, और जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं इनको काउंट ही नहीं करेंगे, तीनों सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, तो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लेनर ट्राइगोनल SO3 का। हाँ अब देखो, इनके अंदर तीनों बॉन्ड पेयर हैं, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीनों बॉन्ड पेयर हैं बेटा। एक ऐसा होता है जिनके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। अब देखो बेटा, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, होता है इसके अंदर जिनका स्ट्रक्चर भी
उनके अंदर जो अरेंजमेंट ट्राइगोनल होती है, मगर एंगल थोड़ी कम हो जाती है लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर एंगल को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। अब देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल है AB2 मॉलिक्यूल, क्या बेटा AB2 मॉलिक्यूल है, ए है उसके साथ बी के दो एटम है, AB2 मॉलिक्यूल विथ वन लोन पेयर। उसके साथ एक लोन पेयर भी होगा, तो अरेंजमेंट उसके अंदर भी ट्राइगोनल होगी, कार्नर्स के भी 3 बनेंगे, मगर लोन पेयर की वजह से एंगल थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी उसके अंदर। और प्लेनर ट्राइगोनल के अंदर एंगल 120 की है बेटा, अभी जो हमने पढ़ा था प्लेनर ट्राइगोनल जिसके अंदर एंगल 120 की थी, अब उसमें एंगल 120 से कम हो जाएगी, ठीक है। और जाहिर उसकी जो प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री भी नहीं बनेगी, उसको कहते हैं एंगुलर या बेंट। उस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को एंगुलर बेंट कहा जाता है, एंगुलर बेंट, ठीक है बेटा। AB2 मॉलिक्यूल विथ वन लोन पेयर, इनको क्या कहेंगे, ठीक है बेटा, एंगुलर या बेंट कहेंगे। होंगे ये ट्राइगोनल, कार्नर के भी 3 होंगे। लोन पेयर को भी कार्नर समझा जाता है बेटा, लोन पेयर को भी एक कार्नर माना जाता है, लोन पेयर को भी एक ट्विस्टेड कहा जाता है। अब देखो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक है ACnCl2 बेटा, जो ACnCl2 है, एशियन के पास एक लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। तो ACnCl2 का क्या किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एशियन एक लोन पेयर होगा, एक क्लोरीन इधर आएगा एक इधर आएगा, तो कार्नर इसके भी 3 हो गए बेटा, कार्नर 3 हो गए इसके भी, तो है तो ये ट्राइगोनल, कार्नर तो 3 है इसके, ट्राइगोनल है, मगर ठीक है, मगर इसके अंदर जो एंगल है 120 से लेस होगी लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर रिपेल करता है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और लोन पेयर ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इसलिए एंगल थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। और उसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एंगुलर या बेंट, इसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर या बेंट। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा, मॉलिक्यूल को एंगुलर या बेंट कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी देख लो, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसको कहेंगे एंगुलर या बेंट, एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बेटा ये AB2 मॉलिक्यूल है, AB2, ए है उसके साथ बी के 2 मतलब सेंट्रल एटम ए है, उसके साथ 2 एटम और हैं, और उसके साथ एक लोन पेयर भी है। अब देखो एसिन है उसके साथ 2 क्लोरीन है, एक लोन पेयर। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, एक लोन पेयर है, तो इसको एंगल क्या होगी इसकी 120 से कम होगी, और ऐसे स्ट्रक्चर को इस तरह की शेप को क्या कहेंगे हम, एंगुलर या बेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये एक था AB3, एक था बेटा AB3 मॉलिक्यूल, ये था प्लेनर ट्राइगोनल, एंगल 120 की, AB3 था ये, AB3 ए है उसके, जिस तरह ये ए हो गया, इसके साथ बी के 3 एटम है, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा ये ए हो गया, इसके 3 कार्नर हो गए, 1 2 3 कार्नर हो गए, ये इसके देखो 3 कार्नर हो गए। अच्छा इसमें भी देखो ये ए है तो उसके 3 कार्नर हो गए बेटा, ए है ये सेंट्रल एटम, इसके 3 कार्नर हो गए, ये ए एटम हो गया इसके 3 कार्नर हो गए, ये एक एटम हो गया इसके 3 कार्नर हो गए। तो ये लिखा हुआ कि AB3 मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें सेंटर में ए होगा,
और उसके साथ 3 बी के एटम अटैच होंगे, मतलब कोई 3 और एटम अटैच होंगे और कोई लोन पेयर भी नहीं होगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स उसी टाइप के हैं, AB3 वाले मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, AB3 ठीक है। और ये क्या है फिर, ये वाले, ये AB2 मॉलिक्यूल्स हैं, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ए है, उसके साथ बी के 2 एटम है और एक लोन पेयर है। अगर आपको SO2 दिया जाए, ACNCl2 दिया जाए, तो आप कहेंगे इसका स्ट्रक्चर एंगुलर या बेंट है, एंगुलर या बेंट। अच्छा, अब आते हैं AB4 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। ए, उसके साथ 4 एटम और अटैच होंगे, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा और एंगल 109 की एंगल होगी बेटा। AB4 टेट्राहेड्रल होता है, एंगल क्या होते हैं 109, ठीक है। AB4 का मतलब है ए के साथ बी के 4 एटम अटैच होंगे, जैसे CH4, SiH4, CCl4, ठीक है। अमोनियम आइन, ये अमोनियम आइन है, अमोनिया नहीं अमोनियम आइन हो गया। या जैसे PCl4 है, प्लस की चार्ज आ गई, PCl4 के ऊपर प्लस की चार्ज आ गई, फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बाकी 4 बॉन्ड पेयर होंगे इसके गिर्द, ठीक है। तो ये बेटा मॉलिक्यूल क्या हो जाए कहलाते हैं, AB4, AB4 कहलाते हैं। अब देखो AB4 में ये A होगा, यहां पे B आएगा, यहां पे भी B आ जाएगा, इधर भी B आएगा और यहां पे भी B आ जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और एंगल कितने की होगी 109 की एंगल होगी। एंगल जो बनेगी इनके वो 109 की एंगल होती है। अच्छा, अब आते हैं पहले मीथेन पे। अच्छा, मीथेन को देख लो, कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किसके तहत करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के मुताबिक। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल की हिदायतें हैं, वो कहते हैं कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें इस तरीके से कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। तो टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज करेंगे इनको। 4 पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल तरीके से, 3 पेयर हैं तो ट्राइगोनल तरीके से, 2 पेयर हैं तो लीनियर तरीके से। मतलब पेयर के हिसाब से बताया गया कि अगर 2 पेयर हो तो लीनियर रखो, 3 पेयर हो तो ट्राइगोनल तरीके से रखो, 4 पेयर हो तो टेट्राहेड्रल के तरीके से रख लो। अरेंजमेंट उसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। जैसे इसकी अरेंजमेंट ट्राइगोनल है बेटा, ये अरेंजमेंट इसकी क्या है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट है इसकी। अरेंजमेंट इसकी ट्राइगोनल है, मगर लोन पेयर की वजह से इसके अंदर एंगल रिड्यूस हो गई है। अब इसके अंदर कोई लोन पेयर अभी नहीं है। ये AB4 है जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, ये AB4 विदाउट लोन पेयर, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगी। तो कितने कार्बन हो गए बेटा, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ये हो गया, ये हो गया और ये 4 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, अब उनको किस तरह अरेंज करना है, देखो टेट्राहेड्रल के तरीके से। तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और एंगल कितने की बनेगी 109 की। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। स्टीलर में बॉन्डिंग है बेटा, इस तरह है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, एंगल 109 की बनेगी। और बाकी सारे ऐसे होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स बेटा इस तरह के होंगे।
ठीक है। अमोनियम आइन एक डेटिव बॉन्ड बनेगा, सेम बन जाएगा स्ट्रक्चर। CCl4 सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं इधर, ठीक है बेटा, ये जितने देखो मॉलिक्यूल्स हमने लिखे हैं ना, इन सब का स्ट्रक्चर देखो टेट्राहेड्रल है। CCl4 SiH4 NH4 PCl4, इसके ऊपर प्लस की चार्ज आएगी, सब टेट्राहेड्रल एंगल, सब में 109 की एंगल है। ठीक है। तो दोबारा बना लेता हूँ, शायद आगे पेज पर ये लिख दिया मैंने। बेटा सबका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, 4 कार्नर हो गए। तो आप कार्नर के हिसाब से सेंट्रल एटम के गिर्द कार्नर को काउंट करके फिर आप मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करना है आपने। और अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। अब आते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा, इस तरह का मॉलिक्यूल जो AB3 है, वन लोन पेयर, AB3 उसके साथ एक लोन पेयर हो, ए उसके साथ 3 एटम हो, एक लोन पेयर भी हो। अच्छा, उसमें NH3 आ जाता है, PH3 आ जाता है, PCl3 आ जाता है, हाइड्रोनियम आइन आ जाता है। ये बेटा हाइड्रोनियम आइन भी इसी में आ जाएगा। हाइड्रोनियम आइन के पास भी एक लोन पेयर होता है और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है। तो ये AB3 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, AB3 विथ लोन पेयर, वन लोन पेयर। तो इनका शेप क्या होगा, इनके अंदर एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर हैं, कार्नर 4 के 4 होंगे। अरेंजमेंट इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी बेटा, अरेंजमेंट इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी। देखो अमोनिया के अंदर ये AB3, देखो ये A होगा, उसके पास एक लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड पेयर होंगे ये B के पास। तो अरेंजमेंट इसकी भी 4 कार्नर हो गए, मगर चारों बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या करता है, एंगल को रिड्यूस कर देता है, वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी ऑर्बिट को कंप्रेस कर देगा, इसलिए एंगल स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। अमोनिया के अंदर एंगल जो होते हैं 107 की एंगल होती है। ठीक है बेटा, एंगल अमोनिया को देखो, तो इसको क्या कहेंगे, AB3 वन लोन पेयर को ट्राइगोनल पैरामिडल। बेटा ट्राइगोनल पैरामिडल कहेंगे इसको, AB3 को, और लोन पेयर एक हो, AB3 और एक लोन पेयर हो। अमोनिया को देख लो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है। देखो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, एक्टिव सेट 4 हो गए। अगर कोई पूछे भाई एक्टिव सेट कितने, 4 हैं, क्योंकि लोन पेयर को भी एक्टिव सेट माना जाता है। लोन पेयर भी मॉलिक्यूल के शेप में हिस्सा लेता है बेटा। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो गया, तो एक्टिव सेट 4 हो गए। इसको भी एक्टिव सेट कहते हैं, इसको भी एक्टिव सेट, इसको भी एक्टिव सेट, ये भी एक्टिव सेट, तो 4 एक्टिव सेट हो गए। मगर चारों एक्टिव सेट एक जैसे नहीं है, एक लोन पेयर है इनके बीच में, और वो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर रिपेल्शन एक जैसी नहीं होगी बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसलिए एंगल स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। जो टेट्राहेड्रल की एंगल होती है 109 से कम हो जाएगी एंगल।
109 से एंगल रिड्यूस हो जाएगी और एंगल कितने की बनेगी, 107 की बनेगी। ठीक है, अमोनिया के अंदर, कुछ के अंदर बुक्स के अंदर एंगल का थोड़ा फर्क भी है, 107.8 भी लिखा हुआ है किसी बुक में, मगर सिंध के सिलेबस में 107 लिखा हुआ है, मगर 109 से एंगल कम होगी, जो एंगल है 109 से लेस हो जाती है। ठीक है, अमोनिया के अंदर एंगल। और अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल पैरामेटल बनेगा। अब आते हैं पीएच3। अब पीएच3 या पीसीएल3 में सेंट्रल एटम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल और भी रिड्यूस हो जाती है। बेटा इनके अंदर एंगल और भी कम हो जाती है, पीएच3 में, पीसीएल3 में एंगल जो होती है वो कम हो जाती है, या एनएफ3 में, एनएफ3 के अंदर एंगल रिड्यूस हो जाती है फ्लोरीन की वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की, जो एंगल को और भी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, मगर एनएफ3 का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनेगा। इनका सबका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पैरामीटर होगा। मैं बता दूं, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पैरामीटर होगा, एंगल 109 से कम ही होगी, मगर एंगल सब में एक जैसी नहीं होगी। मैं आपको बता दें तो एंगल सब में एक जैसी नहीं होगी बेटा। अब ये ना बोले कि NF3 के अंदर एंगल, H3 हाइड्रोनियमाइन, इन सब के अंदर एंगल बराबर होगी, एंगल में फर्क होगा। NF3 के अंदर एंगल 102 की, 0.5 की होती है, कितनी की एंगल होती है, कम होती है और भी एंगल। ठीक है, और PH3 में एंगल और भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल एटम फास्फोरस है, जिसकी वजह से, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एंगल सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से एंगल रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, वाटर के अंदर एंगल होती है 104 की, और H2 इसके एंगल होती है 92 की एंगल होती है, तो बेटा एंगल रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो एंगल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, या जो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जैसे NH3 है, ये NH3 है और ये NF3 है, तो सराउंडिंग जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो भी एंगल को रिड्यूस कर देती है, वो एंगल रिड्यूस हो जाती है। NF3 के अंदर भी एंगल कम हो जाता है। मगर सबका स्ट्रक्चर अगर बोलेंगे तो हम कहेंगे ट्राइगोनल पैरामीटर। बेटा स्ट्रक्चर को, मतलब इनकी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को याद कर लो, मॉलिक्यूल का शेप याद कर लो, तो क्या होगा, ट्राइगोनल पैरामीटर होगा। ये सारे मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल पैरामीटर होंगे। ट्राइगोनल पैरामीटर उनके मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बेटा, ट्राइगोनल पैरामीटर उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर, बस 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल पैरामीटर होगा। ठीक है, अगर चारों बॉन्ड पेयर हो तो टेट्राहेड्रल होगा, चारों अगर बॉन्ड पेयर हैं तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होंगे। अब हाइड्रोनियम आयन को देख लो, एक कोऑर्डिनेट कोलिन बनता है इसके अंदर, वही सेम हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर देखो, PCl3 के अंदर देखो, फास्फोरस है, 1 लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो बेटा PH3, PCl3, NH3 हाइड्रोनियम, इन सब के पास आप देखो, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन, कितने बाइनरी शेप मॉलिक्यूल का स्पीड डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल पैरामीटर होगी। अब आते हैं AB2, मॉलिक्यूल। और उसके साथ 2 लोन पेयर भी हों, AB2 मॉलिक्यूल, उसके साथ 2 लोन पेयर भी हों, तो एंगुलर या बेंट, या इसको कहते हैं वी शेप, एंगुलर बेंड या वी शेप। अब एंगुलर बेंड 2 तरह के होते हैं बेटा, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, इनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल का मतलब कार्नर 4 ही होंगे, कार्नर 4 ही होंगे, मगर 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और 2 लोन पेयर की वजह से एंगल भी रिड्यूस हो जाएगी, और उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, शेप भी बेटा चेंज हो जाता है।
अब देखो इनमें आता है वाटर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, NH2 आइन, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, H2S 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, HCl2 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो बेटा इन मॉलिक्यूल्स में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, H2S के अंदर, NH2 के अंदर, HCl2 के अंदर। अच्छा, OF2 के अंदर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे। एंगल में जरूर फर्क होगा, मैं बता देता हूँ। H2S की आपको पता है वाटर के एंगल बराबर नहीं है, मगर जब आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो दोनों का क्या बोलेंगे आप लोग, एंगुलर या बेंट। बेटा दोनों का शेप क्या बोलेंगे, एंगुलर या बेंट। तो H2 को देख लो, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर होंगे इसे, इस तरह 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो आधार 4 हो गए, 4 एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक्टिव स्टेट कितने हो गए, 4 हो गए। तो उनको रखेंगे टेट्राहेड्रल तरीके से, मगर 2 लोन पेयर हैं जो एंगल को रिड्यूस कर देते हैं। एंगल कितने की बन जाती है वाटर के अंदर, 104.5 की एंगल बन जाती है, एंगल रिड्यूस हो जाती है। और ये एंगल रिड्यूस क्यों हुई, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से। 2 लोन पेयर हैं, वो ज्यादा रिपेल करेंगे, एंगल को और रिड्यूस कर देते हैं। अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर था, इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं जो एंगल को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, 2 लोन पेयर के अंदर जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे उनका साइज बिगर होगा। जो 2 लोन पेयर हैं जिनके पास 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज बड़ा होगा, वो कंप्रेस करते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल उनको कंप्रेस कर देंगे, एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, लोन पेयर जिनको कहते हैं, इनका साइज बिगर होता है, उनके ऑर्बिटल का साइज बिगर है, उनको एक न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करता है, साइज बिगर है, वो क्या करता है, बाकी को कंप्रेस करता है, इसलिए एंगल रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं सबके अंदर एंगल एक जैसी नहीं होगी, एंगल डिपेंड करती है सेंट्रल एटम पे, सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए एंगल में फर्क आ जाता है, मगर मॉलिक्यूल का शेप वही होगा। आपसे मॉलिक्यूल का शेप पूछा जाएगा बेटा, एंगल कुछ मॉलिक्यूल्स की पूछी जाएगी, वाटर की, अमोनिया की, इस तरह की, या H2S की जो कॉमन है उनके हिसाब से पूछा जाएगा, तो इसका एंगुलर या बेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर। और बाकी सबका ऐसे ही होगा, H2S का भी ऐसे ही होगा। दो लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है। अच्छा, NH2 आयन का भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक उसने गेन कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे नाइट्रोजन का, NH2 का, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया इसलिए एंगुलर बेंट हो जाएगा। या HCl2 का, तो इन सब के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, एंगुलर बेंट या वी शेप कहेंगे बेटा, एंगुलर कहेंगे, बेंट कहेंगे, या वी शेप वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनके। तो अब देखो, एक तो हमने पढ़ा था लीनियर मॉलिक्यूल्स जिनके पास सिर्फ 2 एक्टिव स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कोई लोन पेयर नहीं होता, लीनियर होगा, BeCl2 BeF2। ट्राइगोनल होता है जिनके पास तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं, ट्राइगोनल, प्लेन ट्राइगोनल, BeCl3 BF3 इस तरह। और फिर क्या हुआ, फिर ये क्या कि AB2 मॉलिक्यूल हो गया, AB2, ये भी AB2 है, मगर इसके पास 2 लोन पेयर हैं। एक AB2 है जिसके पास 1 लोन पेयर होता है, एक AB2 है जिसके पास 1 लोन पेयर है, एक AB2 है जिसके पास 2 लोन पेयर हैं, दोनों का स्ट्रक्चर एंगुलर बेंट होगा। अच्छा, वो एंगुलर बेंट आता है ट्राइगोनल के अरेंजमेंट में बेटा, एक एंगुलर बेंट आता है ट्राइगोनल के अंदर। ठीक है, ये B2 विथ 1 लोन पेयर, तो ये ट्राइगोनल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इसकी ट्राइगोनल होगी। ट्राइगोनल तरीके से इसको अरेंज करेंगे हम, उसको टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका शेप भी एंगुलर बेंट होता है, एंगल लेस देन 120 होती है इसमें एंगल, उसमें एंगल 109 से कम होती है एंगल। ठीक है, तो ये दोनों, ये भी एंगुलर बेंट कहलाता है, SO2 भी एंगुलर बेंट कहलाता है, HNCl2 भी एंगुलर बेंट कहलाता है, मगर इसकी अरेंजमेंट ट्राइगोनल तरीके से होगी।
ठीक है, तो अब टाइम कंप्लीट हो गया बेटा। इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे। जिनके पास 5 पेयर होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिनके पास होते हैं।